हर कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, उसे महसूस किया जाता है। स्वागत है रियल फील टेल्स में। आज की हमारी पड़ताल एक ऐसे मामले पर है जो किसी थ्रिलर फिल्म की कहानी जैसा लगता है। साल 2008, नोएडा का एक घर, एक 14 साल की लड़की आरुषि तलवार अपने ही बेडरूम में मृत पाई जाती है। पहली नजर में शक जाता है घर की नौकर हेमराज पर, जो गायब है। मामला सीधा लगता है ना? बिल्कुल, पहली नजर में तो सबको यही लगा था, एक खुली और बंद कहानी। लेकिन यहीं से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो इसे भारत के सबसे उलझे हुए आपराधिक मामलों में से एक बना देता है। अगले ही दिन उसी घर की छत पर हेमराज की लाश मिलती है। अब सवाल ये है कि अगर पहला संदिग्ध भी मारा गया है तो असली कातिल कौन? और यही सवाल आज तक का है। आज हम आरुषि हेमराज हत्याकांड की गुत्थी को परत दर परत खोलने की कोशिश करेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों इतने सालों बाद भी ये सवाल बना हुआ है। आखिर उस रात हुआ क्या था? चलिए शुरू से शुरू करते हैं। 16 मई 2008 की सुबह डॉक्टर राजेश और नुपुर तलवार, दोनों डेंटिस्ट हैं, अपनी बेटी आरुषि को उसके कमरे में मृत पाते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है और जैसा कि ऐसे मामलों में अक्सर होता है, सबसे पहला शक किस पर जाता है? घर के नौकर पर, हेमराज, जो मौके से गायब था। तो पुलिस ने तुरंत एक थ्योरी बना ली। हेमराज ने आरुषि की हत्या की और नेपाल भाग गया। उन्होंने उसे पकड़ने के लिए टीमें भी रवाना कर दी। हाँ, मामला एक दिन में ही सुलझता हुआ दिख रहा था। लेकिन ये शायद उनकी सबसे बड़ी भूल थी। बिल्कुल, ये पुलिस की पहली और शायद सबसे बड़ी गलती थी। उन्होंने मान लिया कि कातिल मिल गया है और इसी वजह से घर की पूरी तरह से तलाशी लेने की जरूरत नहीं समझी, खासकर छत की। मतलब उन्होंने छत चेक ही नहीं की? नहीं की। अगले दिन 17 मई को जब एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर जो उनके दोस्त थे वो घर आए और उन्होंने छत पर जाने की बात की, तब जाकर असलियत सामने आई। अच्छा। छत का दरवाजा बाहर से बंद था। जब उसे तोड़ा गया तो वहाँ खून से लथपथ हेमराज का शव मिला। एक मिनट, ये तो चौंकाने वाली बात है। इसका मतलब है कि जिस व्यक्ति को पूरी पुलिस फोर्स कातिल मानकर ढूंढ रही थी, वो खुद उसी घर में एक और पीड़ित था। इससे तो पूरी जांच को सिर के बल खड़ा कर दिया होगा। बिल्कुल, जो केस एक दिन पहले तक एक ओपन एंड शट केस लग रहा था, वो अचानक देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री में तब्दील हो गया। अब पुलिस के पास 2 हत्याएं थीं और कोई संदिग्ध नहीं था। और यहीं से गलतियों का सिलसिला शुरू हुआ। हाँ, एक ऐसा सिलसिला जिसने इस केस को हमेशा के लिए उलझा दिया। तो उन शुरुआती गलतियों पर आते हैं जिनका जिक्र बार बार होता है। सबसे बड़ी गलती तो यही थी कि क्राइम सीन को सुरक्षित नहीं किया गया। ये तो किसी भी जांच का पहला नियम होता है। इससे बुरा किसी जांच के लिए कुछ हो ही नहीं सकता। आप समझिए कि आपने कहानी की किताब का पहला पन्ना ही फाड़ दिया, अब आप अंत तक कैसे पहुंचेंगे? सही बात है। क्राइम सीन पर मीडिया, पड़ोसी, रिश्तेदार, सबका आना जाना लगा रहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 15 लोग उस कमरे में आज आ चुके थे जहां आरुषि का शव था। किसी ने चादर उठा दी, किसी ने सामान छू लिया। यानी कि उंगलियों के निशान, डीएनए, पैरों के निशान, मतलब जो भी फोरेंसिक सबूत मिल सकते थे, वो सब या तो नष्ट हो गए या इतने मिल गए कि किसी काम के नहीं रहे। सही कहा। और सिर्फ इतना ही नहीं, पुलिस ने छत को भी ठीक से सील नहीं किया था जहां हेमराज का शव मिला। बारिश की वजह से वहां के भी कई सबूत धुल गए। अरे बाप रे। फॉरेंसिक टीम ने आरुषि के कमरे से जो उंगलियों के निशान उठाए, उनमें से ज्यादातर परिवार वालों और दोस्तों के ही थे। कातिल का कोई सुराग नहीं मिला। ये एक ऐसी बुनियाद थी जो शुरुआत में ही ढह गई। और इसी उलझन के बीच पुलिस ने मीडिया में अलग अलग थ्योरीज देनी शुरू कर दी। कभी ऑनर किलिंग का एंगल, तो कभी नौकरों पर शक। हाँ, ऐसा लग रहा था कि जांच किसी दिशा में आगे बढ़ने की बजाय बस अटकलें लगा रही है। और इस मीडिया ट्रायल ने मामले को और सनसनीखेज बना दिया। तो जब मामला इतना उलझ गया तब इसे सीबीआई को सौंपा गया। हाँ, 31 मई को ये केस देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई को सौंपा गया। सबको उम्मीद थी कि अब सच सामने आएगा। लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। सीबीआई के एंट्री ने इस केस को सुलझाने की जगह और भी ज्यादा उलझा दिया। हमें पता चलता है कि सीबीआई की ही 2 अलग अलग टीमों ने इस केस पर काम किया और दोनों बिल्कुल अलग नतीजों पर पहुंची। चलिए पहली टीम की थ्योरी को समझते हैं। सीबीआई की पहली टीम ने जांच की दिशा घर के बाहर के लोगों की तरफ मोड़ी। उनका शक तलवार दंपति के क्लिनिक में काम करने वाले कंपाउंडर कृष्णा, उनके पड़ोसी के नौकर राजकुमार और एक और नौकर विजय मंडल पर गया। अच्छा, तो थ्योरी क्या थी? इन लोगों ने क्यों किया होगा? थ्योरी ये थी कि उस रात ये तीनों लोग हेमराज के कमरे में शराब पी रहे थे और किसी बात पर झगड़ा होने के बाद उन्होंने आरुषि और हेमराज की हत्या कर दी। इस थ्योरी के आधार पर गिरफ्तारियां भी हुई, लेकिन क्या उनके पास कोई ठोस सबूत था? यही तो सबसे बड़ा सवाल था। इस थ्योरी का आधार थे नार्को टेस्ट। नार्को टेस्ट,
मतलब वो प्रक्रिया जिसमें दवा देकर सच उगलवाने की कोशिश की जाती है। हाँ। और इन टेस्ट में तीनों ने कुछ ऐसी बातें कबूली जो उन्हें अपराध से जोड़ रही थी, लेकिन यहाँ एक कानूनी पेच है कि नार्को टेस्ट के नतीजों को अदालत में पक्के सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। अदालत मानती है कि इस अवस्था में कही गई बातें हमेशा पूरी तरह भरोसेमंद नहीं होती। सीबीआई को इन बयानों को साबित करने के लिए कोई फोरेंसिक सबूत चाहिए था, जैसे फिंगरप्रिंट या डीएनए या फिर हत्या का हथियार। हाँ, कुछ भी, पर वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पाए। नतीजा ये हुआ कि 90 दिनों के बाद सबूत के अभाव में तीनों को जमानत पर छोड़ना पड़ा। पहली टीम की जांच एक तरह से नाकाम हो गई। तो पहली टीम नौकरों को कातिल साबित नहीं कर पाई। इसके बाद एक नई टीम ने जांच संभाली और उन्होंने जो किया वो इस केस का सबसे बड़ा और सबसे विवादित मोड़ था। हाँ, उन्होंने जांच की दिशा 180 डिग्री घुमाकर वापस माता पिता पर ही केंद्रित कर दी। ये तो बहुत हैरान करने वाला था। बिल्कुल। दूसरी टीम ने कहा कि घर में बाहर से किसी के आने का कोई सबूत नहीं, इसलिए हत्या घर के अंदर मौजूद लोगों ने ही की है। यानी डॉक्टर राजेश और नूपुर तलवार ने। हाँ, उन्होंने ऑनर किलिंग की एक थ्योरी पेश की, जिसके मुताबिक राजेश तलवार ने आरुषि और हेमराज को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था और गुस्से में आकर दोनों की हत्या कर दी। लेकिन क्या सिर्फ पहली थ्योरी के फेल हो जाने से माता पिता डिफॉल्ट संदिग्ध बन गए? मतलब कोई तो ऐसी कड़ी मिली होगी जिसने जांच की दिशा ही बदल दी। यह एक बहुत अहम सवाल है। कई विश्लेषकों का मानना है कि पहली टीम की नाकामी के बाद दूसरी टीम पर नतीजे देने का भारी दबाव था। जब कोई भारी संदिग्ध नहीं मिला तो जांच अक्सर घर के अंदर ही सिमट जाती है। घर में कोई बाहरी व्यक्ति नहीं आया वाली थ्योरी ने उन्हें माता पिता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर किया, भले ही उनके पास कोई सीधा गवाह या पुख्ता फोरेंसिक सबूत ना हो। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि पहली टीम कौन कातिल हो सकता है ये ढूंढ रही थी, जबकि दूसरी टीम माता पिता ही कातिल हैं, अब इसे साबित कैसे करें इस सोच के साथ काम कर रही थी? कई आलोचक ठीक यही तर्क देते हैं। उनका कहना है कि सीबीआई ने पहले एक कहानी बनाई और फिर सबूतों को उस कहानी में फिट करने की कोशिश की, जबकि जांच का तरीका इसका उल्टा होना चाहिए। तो सबूतों के आधार पर किसी नतीजे पर पहुंचना होता है। बिल्कुल। इतनी उलझन, दो अलग अलग सीबीआई टीमें, दो बिल्कुल विपरीत थ्योरी, आखिर अदालत में जज किस नतीजे पर पहुंचे? साल 2013 में गाजियाबाद की एक विशेष सीबीआई अदालत ने अपना फैसला सुनाया। अदालत ने तलवार दंपति को आरुषि और हेमराज की हत्या और सबूत मिटाने का दोषी पाया। और सजा? उम्र कैद। ये फैसला पूरी तरह से परिस्थिति जन्य साक्ष्यों यानी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर आधारित था। अब ये परिस्थिति जन्य साक्ष्य क्या होता है? इसका मतलब है कि कोई सीधा सबूत नहीं है, जैसे किसी ने हत्या करते हुए देखा हो या हथियार पर कातिल के फिंगरप्रिंट मिले हो। सही, ये डॉट्स जोड़ने जैसा है। अदालत ने कहा कि परिस्थितियों की एक ऐसी चेन बन रही थी जो सिर्फ और सिर्फ माता पिता की तरफ इशारा कर रही थी। जैसे कि? कौन से डॉट्स थे? जैसे कि लास्ट सीन थ्योरी। आरुषि को आखिरी बार जिंदा अपने माता पिता के साथ ही देखा गया था। घर में बाहर से किसी के आने के निशान नहीं थे। अच्छा। और हत्या के बाद आरुषि के कमरे को बाहर से बंद कर दिया गया था और चाबी माता पिता के पास ही थी। अदालत ने माना कि इन सभी डॉट्स को जोड़ने पर तस्वीर यही बनती है कि कातिल घर के अंदर ही था। लेकिन क्या ये चेन वाकई पूरी थी? क्योंकि जैसा हमने पहले बात की, क्राइम सीन से लेकर जांच तक हर कदम पर गलती है। तो एक कमजोर बुनियाद पर बनी चेन कितनी मजबूत हो सकती है? और यही सवाल बचाव पक्ष ने उठाया और इसी पर बहुत बहस हुई। कई फोरेंसिक विशेषज्ञों ने कहा कि जांच में इतनी खामियां थी कि किसी भी नतीजे पर पहुंचना नामुमकिन। लेकिन निचली अदालत ने सीबीआई की दलीलों को मान ली, पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। तलवार दंपति ने इस फैसले को ऊपरी अदालत में यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट को चुनौती दी और 4 साल जेल में बिताने के बाद 2017 में एक बड़ा फैसला आया। क्या हुआ उस फैसले में? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पूरी तरह से बदल दिया। हाई कोर्ट ने सीबीआई की जांच में बहुत गंभीर खामियों की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा कि परिस्थिति जन्य साक्ष्यों की जो चेन सीबीआई ने बनाई थी, उसमें बहुत सारी कड़ियां गायब थी। जैसे कि हाई कोर्ट ने किन-किन पॉइंट्स को खारिज किया? हाई कोर्ट ने लगभग हर पॉइंट पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि लास्ट सीन थ्योरी सिर्फ इसलिए माता पिता को दोषी नहीं बना देती। नौकरानी के बयान में विरोधाभास था। इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं था कि घर का इंटरनेट राउटर किसने चलाया था। और सबसे बड़ी बात हाईकोर्ट ने कहा कि सिर्फ इस आधार पर कि आप एक थ्योरी को साबित नहीं कर पाए,
आप दूसरी थ्योरी को सच नहीं मान सकते। मतलब? उन्होंने कहा कि हो सकता है तलवार दंपति ने हत्या की हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि उन्होंने नहीं की हो। और जब शक इतना गहरा हो तो संदेह का लाभ आरोपी को मिलना चाहिए। तो 4 साल जेल में बिताने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। एक पल के लिए सोचिए, पूरा देश आपको अपनी बेटी का कातिल मान रहा है, आप सालों जेल में रहते हैं और फिर एक अदालत कहती है कि आपके खिलाफ सबूत ही नाकाफी थे। ये इस मामले की सबसे बड़ी त्रासदी है। हाई कोर्ट के फैसले के बाद हम वापस वहीं आ गए जहां से शुरू हुए थे। कातिल कौन है, ये सवाल आज भी कायम है। तो आखिर इन सब का मतलब क्या है? इतने सालों की जांच, 2 सीबीआई टीमें, 2 अदालती फैसले और नतीजा 0। ये मामला आज भी अनसुलझा क्यों है? अगर हम इसे समेटे तो मुख्य कारण क्या है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो कुछ मुख्य कारण हैं। पहला और सबसे बड़ा कारण है निर्णायक फोरेंसिक सबूत का पूरी तरह से ना होना। कोई डीएनए या फिंगरप्रिंट सबूत नहीं मिला। कुछ नहीं जो सीधे तौर पर किसी कातिल की पहचान कर सके। दूसरा, जैसे हमने शुरू में ही बात की, गोल्डन आवर यानी जांच का वो पहला घंटा पूरी तरह से बर्बाद हो गया। क्राइम सीन दूषित हो चुका था। बिल्कुल। तीसरा, जांच एजेंसियों का विरोधाभास। पुलिस कुछ कहती है, सीबीआई की पहली टीम कुछ और दूसरी टीम एक बिल्कुल नई कहानी लेकर आ जाती है। इससे जांच कभी एक दिशा में मजबूती से आगे नहीं बढ़ पाई। हाँ, और पूरा मामला अटकलों और थ्योरी के जाल में फंस गया। और आखिरी बात, हत्या का मकसद ऑनर किलिंग की थ्योरी को कभी भी संदेह से परे साबित नहीं किया जा सका। और हथियार भी कभी नहीं मिला। हाँ, हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार तक कभी बरामद नहीं हुआ। जब आपके पास न हथियार हो, न मकसद हो और न ही कोई सीधा सबूत, तो आप किसी को दोषी कैसे ठहरा सकते हैं? सही बात है। इन्हीं वजहों से ये मामला आज भी भारत की सबसे बड़ी आपराधिक पहेलियों में से एक बना हुआ है। तो ये थी आरुषि हेमराज हत्याकांड की कहानी। एक ऐसी त्रासदी जो एक परिवार के लिए शुरू हुई और देश के लिए एक पहेली बन गई। हमने देखा कि कैसे जांच की शुरुआती गलतियों से लेकर एजेंसियों के बीच विरोधाभास तक हर कदम पर इस मामले को और भी उलझा दिया गया। और अंत में न्याय किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाया। ये मामला एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। जब न्याय दिलाने की प्रक्रिया खुद ही इतनी खामियों और गलतियों से भरी हो, चाहे वो शुरुआती पुलिस जांच हो या बाद में अलग अलग जांच एजेंसियों की थ्योरी, तो क्या सच के सामने आने का कोई मौका बचता है? ये हमें उन प्रणालियों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है जिन पर हम सच्चाई का पता लगाने के लिए भरोसा करते हैं। बिल्कुल। और ये हमें ये सोचने के लिए भी छोड़ जाता है कि अगर तलवार दंपति कातिल नहीं थे, तो 2 हत्याओं का असली दोषी आज भी आजाद है।